हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है मूल सिद्धांत, उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी इसके पहले हमने आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो दी थी, अब सेकंड चैप्टर की वीडियो हम लेके आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर हम आपको नोट से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज लेंदी हो जाती है, बट चैप्टर फिर भी आपको समझा दिया जाएगा, चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन नोट से करा दे रहे हैं, जिससे दोनों फ़ायदा होगा बच्चों को कि आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स हमारे जो हैं उससे आप नोट्स बना के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, कम टाइम में अच्छे से समझ सकते हैं चैप्टर को, और आपको शॉर्ट मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चैप्टर समझने में। उसके बाद में हम आपको बुक भी पढ़ा देंगे। बुक पढ़ने से थोड़ा सा और वाइडली समझ में आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ें जो अगर छूट जाती हैं नोट्स में तो वो बुक में मिल जाएंगी, ठीक है, वो भी अंडरलाइन आपको करा दिया जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई क्वारी है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में हमें सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मोस्टली जितना हो सकेगा हम आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास हम छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग आज से 4.6 अरब साल पहले हुई थी, और धीरे धीरे उसको ठंडा होने में, बनने में, एक तरह से हम इंसानों के जीने लायक उसमें पर्यावरण बनने में वो काफ़ी समय बीता। अब उत्पत्ति की भी बात करेंगे इसमें, और उसके साथ विकास करेंगे, तो दोनों ही बातें आपको थोड़ी समझा दी है। और ये उसका एक मॉडल है, 3D मॉडल जिसको कहते हैं, ग्लोब, ठीक। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट हेडिंग पे। पहली हेडिंग है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी है क्या, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके या स्लो करके आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, नोट्स बना सकते हैं। तो पृथ्वी है, पृथ्वी जिसे मानव का निवास स्थान माना जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, मानव का निवास स्थान माना जाता है। मानव के साथ साथ समस्त सजीव निर्जीव घटकों का भी निवास स्थान है। अब मनुष्य ही तो नहीं है, हम ही तो सिर्फ नहीं रहते पृथ्वी पे, हमारे साथ साथ बहुत से ऐसे जीव रहते हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। अब छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे पेड़ पे रहने वाले हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे पक्षी, कोई सा भी हो, सब पृथ्वी पर ही रहते हैं। अब ये अलग बात है कि अगर वो किसी तरीके से पेड़ पे रहते हैं या फिर जमीन में गड्ढा करके रहते हैं या बिलों में रहते हैं, तो है तो हर तरीके से। कई जानवर जो कि उसमें सुरंगों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, तो आवास तो सबका पृथ्वी पे ही है। इसीलिए मानव के साथ साथ समस्त जीवों का भी ये क्या है, घटक है, निर्जीव घटक है, निवास स्थान है, जिसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अगला क्वेश्चन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि छोटी क्लासों में भी हमने इसको पढ़ा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए सदा चिंतन का विषय रहा है। अब हमें भी सोचना, अब अगर कोई पढ़ता है तो वो भी यही सोचता है कैसे उत्पत्ति हुई थी, और यही चीज हमेशा क्या है कि एक वैज्ञानिक लोग भी यही सोचते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर हुई किस आधार पर हुई थी, कैसे हुई थी। यह अध्याय पृथ्वी ही नहीं वर्ण ब्रह्मांड एवं इसके सभी खगोलीय पिंडों की निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। कह रहे हैं कि खगोलीय पिंडों का सिर्फ निर्माण ही नहीं, उसके जो मतलब खगोल पिंड हो गए, जैसे ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं, उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। इस अध्याय को प्रश्न के माध्यम से जानना एक नया अनुभव होगा। कह रहे हैं कि इस अध्याय को जो इस प्रश्न के माध्यम से जानने में क्या होगा, एक नया एक्सपीरियंस हमारे पास होगा। पृथ्वी के विकास अवस्था के चरण। अब जो विकास अवस्था है पृथ्वी की, मतलब किस फॉर्म में मतलब कह सकते हैं कि इसका डेवलप हुआ, ग्रोथ हुआ, तो इसके अलग अलग चरण हैं, इसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। विकास अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहली अवस्था है, प्रारंभ में हमारी पृथ्वी चट्टानी गर्म तथा वीरान थी। अब ये जो थी, इसकी जो पथरीली जमीन थी वो गर्म थी और सुनसान थी। अब उस टाइम में इस पे हरे हरे पेड़ पौधे जो आज हम देखते हैं वो सब कुछ भी ऐसे नहीं थे। इसका वायुमंडल भी बहुत ही विरल था। इसका वायुमंडल क्या है, बहुत ही विरल था, और जिसकी रचना हाइड्रोजन, अब देखो वायुमंडल की जो संरचना थी वो किससे हुई थी, हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसों से हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो इसकी संरचना थी पहले में वो हाइड्रोजन और हीलियम से हुई थी।
कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण पृथ्वी सुंदर बन गई। अब इतने समय में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण समय समय पर पृथ्वी जो है कि इसका रूपांतरण होता रहा, मतलब इसके जो वायुमंडल में परिवर्तन आते रहे। ऊपर इस पर जल तथा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हैं। अब इसके ऊपर जो है कि जल तथा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां आज मिल रही हैं, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष, ठीक, यहीं पे कहा गया जो हमने शुरू में बताया था कि 4.6 अरब वर्ष, यही करोड़ वर्ष पूर्व विकसित हुआ था। जो पृथ्वी पर जीवन लगभग है इतने साल पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर विकसित हुआ था। पृथ्वी की संरचना परतदार है। पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या लेयर बाय लेयर है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। एक लेयर है, अंदर देखा जाए तो उसमें कि एक आग का गोला है, फिर उसके ऊपर थोड़ी ठंडी, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी, फिर लावा के बाद फिर धीरे धीरे उसकी परत ठंडी होती चली गई। जो मोस्टली जो अपर लेयर जो आई, जो परिपाटी कहते हैं पृथ्वी की, वो धीरे धीरे ठंडी हो गई और उसी पे हम लोगों के रहने लायक जीवन बना। कालांतर में स्थानांतरण तथा वायुमंडल की रचना हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसके निर्माण के अंतिम चरण में हुई। अब इसके निर्माण के अंतिम चरण में क्या हुई, जो इसका निर्माण हुआ उसमें अंतिम चरण में जाके पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास। अब जो पृथ्वी जो है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है, ठीक, अब उसके ऊपर जो ये वायुमंडल बना, यहाँ पे जो हमें जो ये क्या है कि एक चादर की तरह कवर किए हुए है ना, ठीक, वायुमंडल बना इसके चारों तरफ, ठीक है ना, तो वो क्या है कि समय लगा, उसको भी अलग अलग अवस्थाओं में बनने में टाइम लगा था। पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन हीलियम पृथ्वी से दूर हो गई थी, ठीक है, तो कह रहे हैं कि सौर पवनों के कारण हाइड्रोजन हीलियम जो था पृथ्वी से दूर हो गई थी। ये दोनों गैसें जो इस पे ज्यादा पाई गई थी उसी से ये क्या हो गई थी, दूर हो गई थी। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैस एवं जल वाष्प बाहर निकले, जिसमें जल वाष्प, नाइट्रोजन। अब ये जो ठंडी होने लगी ना, तो इसके विभेदन से मतलब अंदर से कुछ जब होने लगा, फूटा, ज्वालामुखी फूटी, लाइक ऐसे कुछ ना कुछ फूट के बाहर आए, तो अंदर से बहुत सारी गैस वगैरह बाहर निकलने लगी। तो उन गैसों में से कौन कौन सी थी? जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में निकली, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। अब जो ऑक्सीजन हमें जरूरत है वो स्वतंत्र रूप में बहुत ही कम थी। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। अब ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी की बात करें तो यहां से देख सकते हैं, जो ज्वालामुखी है वो ये पृथ्वी के आंतरिक सतह से क्या है, ये धीरे धीरे गल के यहाँ की चट्टानें गला देता है और उसके बाद ये यहाँ से सीधा विस्फोट कर जाता है। और विस्फोट करके निकलता कहाँ है? यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, फूट के, तो यही फिर निकलना शुरू करता है। तो यही ठंडा होके लावा बाहर जो निकलता है वो ठंडा होकर धीरे धीरे जमने लग जाता है। तो उस लावा में जो निकलता है, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी चीजें जो पिघली एक लिक्विड फॉर्म में पड़ी होती है, तरल उसमें पड़ी होती है, ठीक है, मेल्ट फॉर्म में होती है, वो बाहर आना शुरू कर देती है। और वही चीजें जो अंदर थी वो सारी गैसें बाहर आने लगी थी। और यहाँ पे लेकिन क्या है, स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन बहुत कम था, जो हमारे लिए जीवन यापन के लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए हमें, क्योंकि जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम क्या है कि जीना हमारा मुश्किल हो जाएगा। जैसे लाइक आपने कोरोना काल में देखा था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया था कि ऑक्सीजन चाहिए। जिनको ऑक्सीजन मिलता 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए दिया जाता था सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, इतनी ज़्यादा मारामारी हो गई थी। तो वही चीज़ें कि पृथ्वी पर उस समय ऑक्सीजन बहुत कम था, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे इस पे बदलाव आया। कैसे आया देखते हैं आगे। जिसके कारण वाष्प, अब क्या था कि तीसरी अवस्था में ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण
जिसके कारण वाष्प एवं गैस बढ़ रही थी। यह जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर हुई। अब जैसे बारिश होती है ना, बारिश होने में क्या होता है कि बादल जैसे भाप बन के उड़ जाते हैं, उड़ने के बाद वो ऊपर जाके जब ठंडे होते हैं तो धीरे धीरे घने संघनित होने लगते हैं, मतलब एकत्रित होने लगते हैं और घने हो जाते हैं, तो बादल के फॉर्म में हो जाते हैं, फिर और ज्यादा ठंडे होते हैं। तो जो भाप होती है जो पानी के बूंद में इकट्ठा हो जाती है, तो भारी होने की वजह से वो उसमें से टपकना शुरू होती है और बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने। अब जो गड्ढे वगैरह थे, जहाँ जो पृथ्वी में गड्ढे वगैरह थे, उसमें क्या है कि वो पानी बारिश होने की वजह से इकट्ठा होने लगा, जिसकी वजह से क्या बने, महासागर बने। एवं उनमें जीवन विकसित हुआ। अब महासागर जब बने तो जल ही जीवन है, एक तरह से सुना है ना, तो वही चीज है कि उसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि एक जीवन उसमें विकसित होना शुरू हुआ, उसमें जीवन बनने लगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया बने, जीवाणु बने, धीरे 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 वहां से विकसित होते 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 बड़े जीव बनने लगे। उन्हीं से समुद्र से हमारा जीवन भी वहीं से विकसित हुआ है। हमारा बहुत सारे बैक्टीरिया जो है कि समुद्र से निकल कर धीरे धीरे जब जमीन पर रहने लगे तो वहाँ के पर्यावरण के अनुसार वो परिवर्तित होने लगे। अब उनका क्या है कि जैसे जैसे पर्यावरण हुआ, उनका जो शारीरिक संरचना थी वो भी बदलती चली गई, और धीरे धीरे कहते हैं कि मनुष्य फिर आगे चल के अंतरिम में मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता हुई। अब पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हुआ, ऑक्सीजन की अधिकता। अब जैसे जैसे जीवन व्याप्त होना शुरू किया तो लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अधिकता होने लगी। फिर आता है अगली हेडिंग हमारी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाएं। अब पृथ्वी से उत्पत्ति जो संकल्पनाएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख प्राचीन संकल्पनाएं निम्नलिखित थी। तो अब ये प्राचीन निहारिका परिकल्पना है। इस परिकल्पना में जनक इमैनुअल कांट थे, जो इसकी निहारिका की जो संरचना जो थी परिकल्पना, इसकी कल्पना करने वाले कांट थे, ठीक है ना, जिनको इसका जनक माना जाता है निहारिका का। इनके अनुसार गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। अब ये कह रहे हैं कि जो गैस वगैरह है घूमते हुए बादल से उनकी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आता है लाप्लेस ने इस परिकल्पना के में सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबुला, उन्होंने कहा घूमती हुई नेबुला को कोणीय संवेगन बढ़ जाने से नेबुला संकुचित हो गई है और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकला जो बाद में ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। अब कह रहा है कि मतलब इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है कुछ भाग उससे टूट के निकला और बाहर उसके आसपास घूमने लगा छल्लों के रूप में, और धीरे धीरे वो एक ग्रह के रूप में निर्माण हो गया, लाप्लेस ने कहा था। उसके बाद आते हैं चैम्बरलेन और एवं मॉल्टेन। इन दोनों के अनुसार सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा। कह रहे कि सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। कालांतर में उसी टुकड़े को से ग्रह का निर्माण हुआ। अब कहते हैं कि जैसे कि मतलब यहाँ पे सपोज मान लो कि सूरज है, ठीक है ना, सूरज, और यहाँ से कोई निकला उसके, और गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि उसके यहाँ से भी बहुत चीज, कहते हैं ना, पास से बहुत तेज गाड़ी, जैसे बहुत तेज गाड़ी जा रही होती है, रोड पे पड़े हुए कंकड़ पत्थर भी हवा में उड़ जाते हैं, इतनी रफ्तार से निकलते हैं। जैसे राजधानी ट्रेन चली जाए तो वहां पे भी क्या होता है, पत्थर वगैरह उड़ते हैं ना, धूल मिट्टी उड़ जाती है। तो ऐसे उन्होंने भी कहा कि वहां से निकले थे और जिसके वजह से कुछ उसके कण इधर उधर बिखर गए, जो बाद में ठंडे होके ग्रह बने। पृथ्वी के भूभाग वैज्ञानिक कालक्रम का विभाजन। अब पृथ्वी के भूभाग का अलग अलग कालों में भी विभाजन कर दिया है, मतलब उनके अनुसार कि ये समय इतने ऐसे काम हुआ था, इस समय में इसकी संरचना थी, इसमें ये निर्माण सारे निर्माण को लेके उन्होंने कालों को अलग अलग कर दिया था, ठीक है ना। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम को बृहत, माध्यम और लघु स्तर में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। इनको अलग अलग भागों में दिया गया है, बृहत और मध्यम और लघु स्तरीय छोटे में। पहला है यान, महाकल्प और कल्प, उसके बाद युग।
महाकल्प को एरा कहा जाता है, कल्प को पीरियड कहा जाता है, युग को इपोज, ठीक है ना, इयोन्स। इयोन सबसे बड़ी और युग सबसे छोटी अवधि है। यहाँ पे देखिए, इयोन सबसे बड़ी है और युग सबसे छोटी अवधि है। पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक पृथ्वी के भू वैज्ञानिक इतिहास को 4 यानों में विभाजित करते हैं। यान क्या है? सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है ना। और उसके बाद युग सबसे छोटी है, और जो पृथ्वी के जो वो है वैज्ञानिक है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। यान में जो कि 4 विभक्त करते हैं, 4 बार में, ठीक है ना। इतिहास को 4 यान में विभक्त करते हैं, तो मतलब बड़े बड़े होंगे तो 4 पार्ट बड़े बड़े होंगे इसके। वर्तमान यान फेर्नेरोजाइक यान कहलाता है। वर्तमान का जो यान है वो फेर्नेरोजाइक यान कहलाता है, ठीक है ना। इस यान को 3 महाकल्पों में बांटा गया। उसके बाद 3 एरा में इसको भी बांटा गया। कौन कौन सा एरा है? पुराजीवी महाकल्प हो गया, और मध्यजीवी महाकल्प हो गया, और नवजीवी महाकल्प हो गया। 3 उसमें बांट दिया। उक्त महाकल्पों को कल्पों में तथा कल्पों को और छोटी अवधि युगों में विभक्त किया गया। कह रहे महाकल्पों को जो कल्पों में छोटे में, और कल्पों को भी उनको छोटी अवधि में युगों में बांटा गया। कल्पों को छोटी अवधियों में बांटा गया था, ठीक ना। अब बात करते हैं निहारिका या नेबुला दोनों एक ही हैं। से तात्पर्य गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल है। निहारिका मतलब एकदम बादल जैसा दिखाई देगा वो, ठीक है ना। उसको चैप्टर में देखो तो बादल जैसी चीजें दिखेगी, और उसी को घूमते हुए कहते हैं निहारिका या नेबुला कहते हैं। शुद्ध ग्रह सौर मंडल के बाह्य ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा कि सौर मंडल के जो बाह्य ग्रह हैं और पार्थिव ग्रहों के बीच में जो बहुत सारी पट्टी बनी हुई है, देखते हैं हवा में उड़ते रहते हैं, दिखाते हैं, तो उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी होगी? लगभग 4.6 अरब वर्ष होगी। ये काफी दिनों से अभी तक यही चली जा रही है। अरब में ना आप जान, तो अरबों की बात हो रही है, तो फिर छोटे छोटे सालों में थोड़ी ना चेंज होगी। अरबों में तो मतलब काफी 1 अरब बीतेगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अभी तक उम्र कितनी हो गई? 4.6 अरब वर्ष हो गई। बिग बैंग सिद्धांत। अब आता है एक बिग बैंग थ्योरी, जिसको ज्यादातर कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य सिद्धांत कहते हैं। और इसकी थ्योरी जो डिफाइन की थी उन्होंने, किसने की थी? हॉकिंस ने की थी। अभी जो पैरालाइज थे वो गुजर गए, स्टीव हॉकिंसन। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्थाओं में हुआ है। अब इसमें क्या है कि बिग बैंग के अनुसार जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है वो निम्न अवस्थाओं में हुआ है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्थाओं में हुआ है। अलग अलग अवस्थाओं में ब्रह्मांड का विस्तार भी हुआ है, अलग अलग अवस्थाओं में हुआ है, ठीक है ना। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। अब बिग बैंग के अनुसार भी क्या है कि ब्रह्मांड जो कि 3 अवस्थाओं में विकसित हुआ है। आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था। कह रहे जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं घनत्व बहुत अधिक था। कह रहे हैं कि ये जो पदार्थ बिखर के, जैसे बम समझो, एक बम होता ना, वो ऐसा था, और जब जैसे ब्लास्ट करता है क्या था? बिखर जाता है ना, ठीक वैसे इनका क्या था? ये सारे सूक्ष्म कण एक आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इनका घनत्व था, सूक्ष्म थे, अत्यधिक सूक्ष्म थे, इकट्ठा मतलब ये सब वो रखे थे, घनिष्ठ आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हो, बहुत ज्यादा था, एक दूसरे से बहुत टाई थे, जुड़े हुए थे। परमाणु की अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ। अब जैसे नहीं कहते कि बहुत ज्यादा एकदम सिकोड़ते चले जाओ एकदम, फिर बाद में कहता ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे डायनामाइट देखा ना, डायनामाइट में प्रेशर पड़ता है और उसके बाद उड़ जाता है, ठीक। तो उसी तरह से ये भी हुआ, आपस में एकदम बहुत ज्यादा घनिष्ठ होने के, बहुत अत्यधिक ऊर्जा, इनके पास एनर्जी बहुत थी। जैसे आज के लेवल में हम देखें तो पूरे सूरज में क्या है, लगभग 99% एनर्जी है, ठीक है ना। वो द्रव्यमान है, उसका मास जो है 99% है, 1% से पूरे बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो वो क्या करेगा, एक दिन वो भी विस्फोट कर जाएगा,
तो विस्फोट हुआ एवं विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि उसके पश्चात जो बिखरे सारे चीज वो उसमें क्या हो गया, अलग अलग ग्रहों का निर्माण हो गया और पृथ्वी अलग, सूर्य अलग, चंद्रमा अलग, सबका निर्माण अलग अलग हुआ, विस्फोट हुआ। इस बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक कम हो गया एवं परमाणविक पदार्थों का निर्माण हुआ। अब 4500 4,500 डिग्री तापमान इसका कम हो गया। तो सोचो कितना ठंडा हुआ होगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से क्या है कि ग्रहों का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण वैज्ञानिक द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं, हर उसमें अवस्थाएं हैं, इसमें भी 3 अवस्थाएं इन्होंने बता दी। ये कौन कौन सी अवस्थाएं? ग्रहों के निर्माण तारों से हुए हैं, कह रहे कि ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। तारों से कैसे हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ। जब क्रोड मतलब सेंटर अंदर के उनका सेंटर का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैस और धूल कणों की चक्कर लगती हुई एक तस्तरी विकसित हुई। अब धीरे धीरे वो जैसे नहीं गोल गोल घूमते रहे, उनके आसपास सारे गुरुत्व जो आते गए, जैसे मैग्नेट ले लो और घुमाते रहो, जितने लोहे कण होंगे उसके धूल मिट्टी सारा उसके साथ चिपकना शुरू हो जाती है ना, तो ऐसे ये भी चिपकते गए और ये ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरी अवस्था में गैसीय बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें हम ग्रह अणु कहते हैं। या तो दूसरी अवस्था यह कि गैसीय वो थी और धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, एक दूसरे से सिकुड़ती गई पास में, और वो ग्रह का निर्माण हो गया। तीसरी अवस्था में बताते हैं, बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रह अणु आपस में जुड़कर बड़े पिंडों के रूप धारण कर गए और ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। कह रहे कि ये ग्रह अणु जो आपस में जुड़कर बड़े पिंडों के रूप में इकट्ठा हुए, छोटे छोटे अणु इकट्ठा हो गए और बड़े पिंड के रूप में होगा, तो ये तीसरी अवस्था ग्रह की है, ग्रह निर्माण की तीसरी अवस्था है। पार्थिव ग्रह एवं बाह्य ग्रहों में अंतर। कह रहे पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर क्या होता है? तो पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप थे, ठीक है ना, पार्थिव ग्रह जो थे वो तारों के समीप थे, अतः अधिक तापमान मतलब ज्यादा तापमान होने के कारण से यहाँ गैस संघनित नहीं हो पाई, ठीक है, वो वहां जो कि गैस ज्यादा संघनित नहीं हो पाई, जबकि जोवियन ग्रह दूर होने के कारण वहां गैस संघनित हो गई। जो जोवियन ग्रह है वो ज्यादा दूर होने के कारण क्या हुआ, वहां पे गैसें जल्दी से इकट्ठा हो गई और ठंडी हो गई। सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस और धूल कण उड़ गए थे, ठीक है ना, सूरज के वायु के प्रभाव से, गर्म हवाओं के प्रभाव से इन सबसे कहा है कि जो गैस थी वो गर्म होकर उड़ने लगी, धूल कण उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाया। जो इसके जो जोवियन ग्रह थे उसकी जो गैसें थी उसको सौर पवन नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रह छोटे थे, पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, छोटे थे, एवं उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी। पार्थिव मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि पार्थिव शरीर, किसी का पार्थिव शरीर मतलब जिसमें कोई पावर ना हो, एनर्जी ना हो, कम, वो इस तरह से। इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैस रुकी नहीं, जबकि जोवियन ग्रह भारी थे तथा दूर होने के कारण सौर पवनों के प्रभाव से बचे रहे, अतः उन पर गैस रुकी रही। तो जोवियन ग्रहों पर गैस रुकी रही और पार्थिव पे नहीं रही, तो वो एकदम ऐसे ही पड़े रहे। चंद्रमा की उत्पत्ति। अब बात आती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सब लोगों के लिए वो है कि चंद्रमा जो आज है पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। ये वही चंद्रमा है जिसको देख के सब गाना गाते हैं, है ना, गली में आज चांद निकला, ऐसे ऐसे गाने गाते हैं ना। तो चांद को देख के बहुत गाने बनाए गए हैं, ठीक। तो उस चंद्रमा के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि आखिर इतना गाना तो गाया जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का परिणाम है। कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े टकराव का परिणाम है, ऐसे नहीं हुआ, उससे टकराए थे कुछ तब, जिस द बिग स्प्लिट, जिसे क्या कहते हैं, द बिग स्प्लिट कहते हैं, ठीक है ना, कहा जाता है। यह लगभग 444 अरब वर्ष पहले हुआ था। जो ये टकराव हुआ था आज से 444 मतलब 444 साल पहले हुआ था, 444 वर्ष पहले हुआ था, यह घटना घटी थी। चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग
स्प्लेट सिद्धांत। अब जो ये इसकी उत्पत्ति हुई थी उससे जुड़ी कुछ सिद्धांत कैसे हुआ। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से तीन गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया था। ठीक है ना, मंगल ग्रह है ना, उससे 3 गुना बड़ा आकार का एक ग्रह पृथ्वी से टकरा गया था। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। उसका जैसे कुछ चीज टकराई ना तो टूट जाती है ना, तो भारी भरकम चीज जब टकराएगी तो उसे टूटेगी टूट के वो क्या हुआ, वायुमंडल में बिखर गया। यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। यह घटना 444 अरब वर्ष पहले हुई थी और वही क्या है, धीरे धीरे इकट्ठा होकर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। और ये भी कहा जाता है कि जहां से वो चंद्रमा निकला है वहीं आज क्या है, प्रशांत महासागर बना है, जो हमारे जो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है। स्थल मंडल के विकास में विभेदन प्रक्रिया का योगदान। अब स्थल मंडल का जो विकास हुआ उसमें विभेदन प्रक्रिया का योगदान कैसे रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। ठीक है, विभेदन किसे कहते हैं, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के पदार्थ द्रव अवस्था में हो गए। ठीक है ना, अत्यधिक क्या है, ताप के कारण, हीट के कारण वो लिक्विड फॉर्म में आ गए, जिसके फलस्वरूप हल्के व भारी घनत्व का एक मिश्रण तैयार हो गया। हल्के और भारी क्या हो गए, उसी में मिक्स हो गए, सब पिघलने लगे तो मिक्स होने लगे लिक्विड में। घनत्व के अंतर के कारण भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और घनत्व होने के कारण वो क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में हुआ। जो उसके भारी हो गए तो वो नीचे बैठेंगे, ठीक है ना, और नीचे बैठने लगे और वो धीरे धीरे ऊपर हल्के वाले ऊपर रह गए और ठोस रूप में भूपरपट्टी के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, भूपरपट्टी बनना शुरू हो गई। धीरे धीरे वो जमते गए और वो ऊपरी सतह बन गई। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखता है, क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी से अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखता है, बताओ कुछ। इसमें होता क्या है कि दोनों एक ही साथ चक्कर काट रहे होते हैं। अगर आप किसी अपने फ्रेंड का ऐसे हाथ पकड़ के खेला होगा ना, वो गोल गोल घूमते हैं, ठीक है ना, हाथ पकड़ के स्ट्रेच कर लेते हैं, क्या उसकी पीठ दिखती है? नहीं दिखेगी ना, क्योंकि अगर हम ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे घूमते ही रह रहे तो उसका फ्रंट फेस ही तो दिखेगा। और पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी क्या करता है, रोटेट करता रहता है, इसीलिए हमें उसका फ्रंट एक ही साइड का भाग देख पाते हैं। जब हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तब उसका एक ही भाग अथवा एक ही रूप दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन अवधि एवं परिक्रमण अवधि समान है। उसकी घूर्णन अवधि भी समान है और परिक्रमण अवधि भी, रेवलेशन एंड रोटेशन दोनों ही उसका समान है। इसलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं। वो साथ साथ ही एक ही साथ गति करता रहता है, तो इसीलिए हमें एक ही साइड दिखता है। अगली हेडिंग हमारी आती है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। मतलब एक साल में जितनी लाइट क्या है कि दूरी तय करती है ना एक साल में, उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो रन करती है। एक साल में प्रकाश वर्ष जितनी दूरी तय करेगा वह एक वर्ष का होगा। यह 9.461 गुणे 10 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है ना, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसके बराबर होगा। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़। अब पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है, 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक, 14,95,98। ठीक, अगर इसको सीधे से याद कर सकते हो तो 14,95,98,000 है, तो 14,95,98 कर सकते हो, जैसे लाइक मोबाइल नंबर याद करते हो। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह दूरी केवल 8.311 मिनट में कवर करती है। जो ये दूरी जो पृथ्वी से सूरज की दूरी है, सूरज की लाइट जो पृथ्वी पर आती है वो सिर्फ 8 मिनट 3.11 सेकंड में कवर कर लेती है। मतलब अगर मोटी मोटा एवरेज देखा जाए तो 8 मिनट में ये दूरी कवर कर लेती है। 8 मिनट 3 सेकंड मान सकते हो। चंद्रमा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रमा का व्यास कितना है,
75 किलोमीटर, 3475 किलोमीटर उसका व्यास है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक की उसकी दूरी है। पृथ्वी के चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का धरातल तापमान दिन के समय 147 डिग्री है, रात के समय में -163 डिग्री है। दिन के समय में तो इतना होता है कि वहां पे अंडा रख दो वो भी ऑमलेट बन जाएगा, ठीक है ना। रात के समय में इतना होता है कि कुछ भी रख दो वो जम के बर्फ बन जाएगा। चंद्रमा की घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि 27.5 दिन की होती है, ठीक है ना। 27.5 दिन में वो घूम लेता है। हमारे 24 घंटे वो 365 दिन लगते हैं ना, उसके उतने में ही हो जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 है, ठीक है ना, इतना कम है। पृथ्वी का गुरुत्व बल, चंद्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी के गुरुत्व बल का लगभग 1/6वां भाग है, मतलब वहां पे कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जो द स्प्लैट घटना के परिणाम स्वरूप प्रशांत क्षेत्र से छिटक कर गया था। वही प्रशांत महासागर जहाँ पे छिटक कर गया था, जो कि अब प्रशांत महासागर गर्त के रूप में विराजमान है। मैंने बताया जहां से कि निकला है वहीं आज क्या है, ये प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ है। इसी के साथ चैप्टर ये खत्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा चैप्टर समझने में, पढ़ने में भी मजा आया होगा। काफी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी गई है, तो इसको एक बार और दोहरा लेना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऐसे ही आपकी क्लास की हर वीडियो लगभग आती रहेगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।